हमारे पास किसी छात्र की कॉपी का एक हस्तलिखित पन्ना है, मतलब हाथ से लिखे हुए व्याकरण के नोट्स। अच्छा। हाँ, और ये नोट्स विसर्ग संधि और संधि रहित शब्दों के नियमों के बारे में है। हमारा मिशन है इस पन्ने के एक एक वाक्य और एक एक शब्द को व्यवस्थित तरीके से समझना। मतलब एक सिस्टमैटिक विश्लेषण है ना? बिल्कुल, क्योंकि इस एक पन्ने पर लिखे गए जो नियम हैं, जो काटे गए शब्द हैं और जो तीर के निशान है ना, वो हमें बताते हैं कि रोजमर्रा के शब्दों के पीछे कितना गहरा विज्ञान है। मुझे इस पन्ने की सबसे खास बात यही लग रही है कि ये कोई रटी रटाई जानकारी नहीं है। इसमें एक सीखने वाले दिमाग की छाप दिखती है। सही कहा। ये दिखाता है कि कोई कैसे भाषा के विज्ञान को गणित या भौतिकी के किसी फॉर्मूले की तरह सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए पन्ने के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से शुरुआत करते हैं। हाँ, बताइए वहां क्या लिखा है? सबसे पहली लाइन में कोष्ठक यानी ब्रैकेट में लिखा है विसर्ग संधि और उसके ठीक आगे उसकी परिभाषा दी गई है। परिभाषा क्या कहती है? मैं पढ़कर बताती हूँ। लिखा है विसर्ग के स्वर या व्यंजन से परस्पर मेल होने पर उत्पन्न विकार। अगर इसे सिर्फ सुना जाए तो ये किसी टिपिकल किताबी परिभाषा जैसा लगता है। वही तो, लेकिन मुझे इसमें केमिस्ट्री के किसी एक्सपेरिमेंट की झलक दिखती है। वो कैसे? देखिए, जो विसर्ग है यानी वो जो दो छोटी बिंदियां होती हैं अक्षर के बाद, वो मुझे एक रासायनिक उत्प्रेरक या केमिकल कैटलिस्ट की तरह लगता है। अच्छा, एक कैटलिस्ट। हाँ, जैसे केमिस्ट्री में जब दो चीजें मिलती हैं तो रिएक्शन होता है, वैसे ही जब ये विसर्ग किसी दूसरे स्वर या व्यंजन से टकराता है तो एक विकार पैदा होता है। बहुत ही शानदार एनोलॉजी है। और यहाँ इस पूरी परिभाषा में सबसे अहम शब्द वो विकारी है। विकार मतलब कोई खराबी? आम बोलचाल में तो विकार सुनते ही ऐसा ही लगता है कि कोई बीमारी या खराबी की बात हो रही है, लेकिन भाषा विज्ञान में इसका मतलब पूरी तरह से अलग है। तो यहाँ इसका क्या अर्थ है? यहाँ विकार का मतलब है परिवर्तन या कहें ट्रांसफॉर्मेशन। ओहो, मतलब कुछ खराब नहीं हो रहा है, बस अपना रूप बदल रहा है। बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, विसर्ग असल में है क्या? यह हमारे फेफड़ों से निकलने वाली हवा का एक छोटा सा धक्का है, जैसे एक हल्का सा ह का उच्चारण। हाँ, जैसे हम बोलते हैं नमः। एकदम सही। और जब यह हवा का धक्का किसी दूसरी ध्वनि से टकराता है तो मुंह के अंदर एक तरह का घर्षण पैदा होता है, मतलब एक फ्रिक्शन। हाँ, और इसी घर्षण या टकराव से ध्वनि का जो नया रूप बनता है वही ये विकार है। ये कोई बनावटी नियम नहीं है, बल्कि बोलते समय गले में होने वाली एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब ये बात पूरी तरह से समझ आ रही है, लेकिन ये विकार असल में काम कैसे करता है? इसके लिए हमें पन्ने पर लिखे पहले नियम को देखना होगा। हाँ, पन्ने पर जो पहला नियम लिखा है वो इसी का जवाब देता है। यहाँ लिखा है नियम 1 और एक समीकरण दिया गया है। क्या है वो समीकरण? लिखा है sh/sh/s/r और फिर तीर का निशान लगाकर लिखा है p/a। मतलब विसर्ग इन अक्षरों में बदल रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर वो नमस्ते वाला उदाहरण आता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया था। पन्ने पर साफ साफ लिखा है नमस्ते बराबर नमः प्लस ते। मतलब नमः और ते के बीच का वो आधा स असल में विसर्ग है। हाँ, अगर मैं विसर्ग के बिना इसे भूलने की कोशिश करूं, नमते, तो बीच में एक अजीब सा ब्रेक लग जाता है, एक रुकावट सी महसूस होती है। और इंसान का मुंह बोलते समय ऐसे ब्रेक्स को पसंद नहीं आता। अच्छा? बिल्कुल। मानव शरीर हमेशा सबसे आसान रास्ता खोजता है, जिसे हम इकोनॉमी ऑफ एफर्ट या ऊर्जा बचाने की प्रवृत्ति कह सकते हैं। मतलब कम मेहनत में काम चलाना। हाँ, अब देखिए, नमः के अंत में हवा बाहर निकलती है और तुरंत बाद ते बोलने के लिए जीभ को दांतों के पीछे टकराना पड़ता है। तो उस हवा और जीभ के टकराने के बीच जो घर्षण होता है वो स की आवाज पैदा करता है। एकदम सही। प्रभा बनाए रखने के लिए वो स्वाभाविक रूप से स में बदल जाता है और हम नमस्ते बोल देते हैं। ये तो हमारे गले और जीभ का अपना ही एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स हो गया है। हाँ, बिल्कुल। पन्ने पर एक और उदाहरण है, नमस्कारम, जो नमः प्लस कारम से बना है। यहाँ भी वही आधा सा है, लेकिन हम इसके बाद वाले उदाहरणों ने मुझे थोड़ा उलझा दिया। वो कौन से उदाहरण है? यहाँ नेह उपसर्ग के साथ कुछ शब्द हैं, जैसे नेह प्लस पाप से बना है निष्पाप, नेह प्लस छल से बना है निश्छल। हाँ, और नेह प्लस फल से निष्फल, नेह प्लस चय से निश्चय। बिल्कुल। अब देखिए, कहीं पर आधा स है, कहीं षटकोण वाला आधा श है
और कहीं शलजम वाला श है। तो उलझन क्या है? उलझन ये है कि अगर नियम सिर्फ हवा के घर्षण का है तो ये विसर्ग हर बार एक नया रूप क्यों ले रहा है? ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे कोई मनमाना नियम नहीं है। ये पूरी तरह से मुंह की बनावट का विज्ञान है। कैसे? आप खुद बोलकर देखिए। जब हम च या छ बोलते हैं, जैसे निश्चय में, तो जीभ कहाँ जाती है? जीभ मुंह की छत से यानी तालू से टकराती है। बिल्कुल, इसे तालव्य ध्वनि कहते हैं। तो जब विसर्ग के बाद ये तालव्य ध्वनि आती है तो मुंह के उसी हिस्से से निकलने वाली मिलती जुलती ध्वनि यानी श पैदा होती है। ओहो, एक सेकेंड। और जब प या फ आता है, जैसे निष्पाप या निष्फल में, तब हमारे होंठ आपस में मिलते हैं और मुंह के अंदर की जगह थोड़ी सिकुड़ जाती है। अच्छा, तो हवा जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो श में बदल जाती है। एकदम सही। तो विसर्ग कोई बहरूपिया नहीं है जो बिना वजह भेष बदल रहा हो। वो बस ये देखता है कि सामने से कौन सा अक्षर आ रहा है और फिर मुंह की स्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। और नोट्स बनाने वाले ने इस पूरे जटिल विज्ञान को सिर्फ एक छोटे से समीकरण श श स में समेट दिया। यही तो इस हस्तलिखित पन्ने की खूबसूरती है, वाकई। अच्छा, अगर विसर्ग के इस हवा वाले घर्षण से स और श बनते हैं, तो फिर इस तन्ने पर एक और अक्षर है जो हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है। हवा में तैरता हुआ? आप किस नियम की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ नियम 2 की। यहाँ लिखा है र बदल जाता है विसर्ग में, यानी र माइनस पॉइंट। उड़न र का नियम। हाँ, मैंने इसे उड़न र ही नाम दिया है। इसके उदाहरण देखिए। धनुर्धर जो बना है धनु प्लस धर से, और निर्गुण जो निह प्लस गुण है। बिल्कुल। अगर ध्यान से देखें तो इन शब्दों में अगले अक्षर के सिर पर जो र की मात्रा, जिसे शायद रेफ कहते हैं, वो बैठी होती है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो अपनी जगह से उड़ा हुआ विसर्गी हो। उड़न र, ये दृश्य बड़ा सटीक है। लेकिन यहाँ घर्षण से ज्यादा बात है दो ध्वनियों के बीच के खालीपन को भरने की। खालीपन? वो कैसे? देखिए, जब धनु और धर को मिलाया जाता है तो ऊ की मात्रा के बाद विसर्ग आता है। अगर कोई इसे धीरे धीरे बोले, धनु धर, तो बीच में एक गैप महसूस होता है। हाँ, एक छोटा सा पॉज आ जाता है। उसी पॉज को भरने के लिए हमारी जीभ अपने आप एक हरकत करती है। वो मुंह की छत को हल्का सा छूती है, जिससे एक कंपन पैदा होता है। और वही कंपन र की ध्वनि है। बिल्कुल। इसी तरह नेह और गुण बोलते समय भी मुंह उस खाली जगह को भरता है और एक हल्का सा र पैदा करता है, जो निर्गुण बन जाता है। मतलब नोट्स बनाने वाले विद्यार्थी ने बहुत बारीकी से इस ध्वनि को पकड़ा है और तीर के निशान से साफ कर दिया है कि जिसे हम र की मात्रा मान रहे हैं वो असल में विसर्ग ही है। एकदम सही विश्लेषण है आपका। व्यंजनों के साथ विसर्ग का ये खेल तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है। लेकिन स्वरों के साथ क्या होता है? वही तो, पन्ने के अगले हिस्से में कुछ ऐसा है जो किसी का भी दिमाग चकरा दे। जब ये विसर्ग किसी स्वर, खासकर ओ की मात्रा से टकराता है तो क्या होता है? हाँ, नियम 3 इसी बारे में है। जी, नोट्स के नियम 3 में लिखा है O/A बदल जाता है O/A में, यानी ओ की मात्रा विसर्ग में बदल रही है। बिल्कुल। लेकिन इस नियम के उदाहरणों से ज्यादा मेरा ध्यान एक दूसरी चीज पर गया। किस चीज पर? पन्ने के बाएं तरफ एक चौकोर बॉक्स है और उसके नीचे एक वाक्य लिखा है जिसे पेन से जोर से काटा गया है, मतलब एक एक्स का निशान लगा है। सच कहूं तो इस पूरे पन्ने पर वो काटा हुआ हिस्सा ही सबसे ज्यादा असली और प्रामाणिक लगता है। प्रामाणिक क्यों? क्योंकि वो दिखाता है कि पढ़ाई सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, बल्कि गलतियां करके उनके पीछे का तर्क खोजना है। एकदम सही कहा आपने। उस बॉक्स के अंदर विद्यार्थी ने लिखा है शुरू में अ प्लस उ, अ प्लस उ, आ प्लस उ, आ प्लस उ। ये तो स्वरों की जुड़ने का नियम है। हाँ, और फिर उसके ठीक नीचे लिखा है यदि दीर्घ संधि, देखें ब्रैकेट में मन प्लस उपयोग, और फिर अ प्लस उ, और फिर एक बड़ा सा एक्स लगा के काटा और लिखा है इसीलिए दीर्घ नहीं हो सकता है। ये हिस्सा वाकई एक रहस्यमयी कहानी जैसा है। बिल्कुल, ऐसा लगता है विद्यार्थी ने कुछ सोचा, कोई फॉर्मूला लगाया और फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर है। तो चलिए इस मानसिक संघर्ष को डिकोड करते हैं। हाँ, बताइए। जब कोई भी व्यक्ति मनोयोग जैसा शब्द देखता है तो सबसे पहली नजर उस बीच की ओ की मात्रा पर जाती है। स्वाभाविक है। हिंदी व्याकरण में गुण संधि का नियम कहता है कि अ और उ मिलकर ओ बनाते हैं। हालांकि विद्यार्थी ने इसे गलती से दीर्घ संधि लिख दिया। तो उसे लगा होगा कि मनोयोग असल में मन और उपयोग से मिलकर बना है। बिल्कुल,
उसने बाकायदा मन प्लस उपयोग लिखा, स्वरों का गणित लगाया, लेकिन फिर उसे शायद शब्द के अर्थ का ख्याल आया होगा। ठीक यही हुआ होगा। मनोयोग का मतलब मन का उपयोग नहीं होता है, इसका अर्थ होता है मन का योग, यानी पूरी तरह से ध्यान लगाना, कंसंट्रेशन। ओह, तो जैसे ही उसे अर्थ का अंतर समझ आया, उसे पता चल गया कि यहाँ स्वरों का नियम काम नहीं कर रहा है। एकदम सही। इसीलिए उसने उस पूरे समीकरण को काट दिया और बहुत मजबूती से लिखा, इसीलिए दीर्घ नहीं हो सकता है। ये तो गलती सुधारने का बहुत ही शानदार दस्तावेज है। और इस काट छाट के बाद नोट्स में सही उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यशोदा शब्द बना है यशः प्लस दा से, वयोवृद्ध बना है वयः प्लस वृद्ध से, मनोयोग है मनः प्लस योग, और मनोज है मनः प्लस ज। मतलब इन शब्दों के बीच में जो ओ की ध्वनि है वो असल में कोई स्वर है ही नहीं। जी हाँ, वो तो विसर्ग है जो छिपकर बैठा है। पर ऐसा होता क्यों है? इसे समझना थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन ये गले में होने वाले कंपन का खेल है। जब अ स्वर के बाद विसर्ग आता है और उसके तुरंत बाद कोई घोष व्यंजन आता है। एक सेकंड, ये घोष व्यंजन क्या होते हैं? घोष व्यंजन वो ध्वनियां हैं जिन्हें बोलते समय हमारे गले की स्वर तंत्रियों में यानी वोकल कॉर्ड्स में एक कंपन होता है, जैसे य, र, ल, व, द, ज। अच्छा, इन्हें बोलने पर गले में गूंज महसूस होती है। बिल्कुल। तो जब विसर्ग के आगे ये गूंजने वाली ध्वनि आती है तो उच्चारण की सुविधा के लिए अह का पूरा समूह एक गूल ध्वनि ओ में बदल जाता है। मतलब यशः और दा मिलकर यशोदा बन गए। हाँ, यश देने वाली, और मनः और ज यानी जन्म लेने वाला मिलकर मनोज बन गए। अरे वाह, ये तो आवाज के गूंजने का पूरा एक इकोसिस्टम है। बिल्कुल। तो विसर्ग कभी स बन जाता है, कभी र और कभी ओ की मात्रा। क्या ऐसा भी कोई नियम है जहां विसर्ग पूरी तरह से गायब ही हो जाए लेकिन उसका असर शब्द पर दिखाई दे? हाँ, ऐसा नियम भी है पन्ने पर। जी। नोट्स में नियम 4 कुछ ऐसा ही है। यहाँ लिखा है, यदि संधि शब्द में ई बाद र हो तो ई बदल जाती है ए में। उदाहरण क्या दिए हैं? उदाहरण है नीरस बना है निह प्लस रस से, नीरव है निह प्लस रव, और नीरख है निह प्लस रख। अरे इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि निह में छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जुड़ने के बाद नीरस में वो बड़ी ई बन जाती है। ऐसा क्यों? मुझे तो ये किसी भाषाई डाइटिंग जैसा लग रहा है, जहां बड़ी ई सिकुड़कर छोटी ई बन रही है। हाँ, भाषाई डाइटिंग ये अच्छी एनालॉजी है, लेकिन भाषा विज्ञान में इसे ध्वनि संतुलन या फोनेटिक बैलेंस कहते हैं। इसे आप ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी मान सकती हैं। ऊर्जा का संरक्षण मतलब कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस रूप बदलता है? बिल्कुल। जब ने, जिसका अर्थ है बिना, और रस यानी आनंद को हम एक साथ तेजी से बोलते हैं तो बीच का विसर्ग गायब हो जाता है। हाँ, लेकिन विसर्ग बोलते समय जो ऊर्जा और समय खर्च हो रहा था वो अचानक हवा में गायब तो नहीं हो सकता ना। विसर्ग हटने से एक वैक्यूम, एक खालीपन पैदा हो जाता है। अच्छा, तो मुंह को उस टाइम गैप को भरना होता है। एकदम सही। और उस खाली जगह को भरने के लिए नी की छोटी मात्रा स्वाभाविक रूप से खिंचकर लंबी हो जाती है और बड़ी ई बन जाती है। ये तो बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है। विसर्ग गायब होकर पीछे एक खाली जगह छोड़ता है और छोटी ई उसे भरने के लिए स्ट्रेच हो जाती है। इसीलिए नेह प्लस रस भारी भरकम नीरस बन जाता है, और नेह प्लस रव खिंचकर नीरव बन जाता है। हाँ, और पन्ने पर इसे संधि विच्छेद के नजरिए से उल्टा लिखा गया है कि अगर कोई बड़ी ई वाले शब्द को तोड़ेगा तो मात्रा वापस से कुड़कर छोटी हो जाएगी और वो गायब हुआ विसर्ग वापस आ जाएगा। इससे ये साबित होता है कि भाषा कोई रटी रटाई चीज नहीं है। ये भौतिकी के नियमों की तरह काम करती है, जहां बैलेंस बनाए रखना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। अभी तक इस पन्ने पर जो कुछ भी लिखा था वो सब बहुत ही व्यवस्थित और गणितीय था। हाँ, हर शब्द किसी सख्त नियम से बंधा हुआ था। लेकिन पन्ने के बिल्कुल निचले हिस्से में पहुंचते पहुंचते ये पूरी व्यवस्था एक नया मोड़ ले लेती है। कैसा मोड़? यहाँ कुछ ऐसा है जो इन सारे पुराने नियमों की परवाह ही नहीं करता। हेडिंग दी गई है संधि रहित। और इसकी परिभाषा क्या लिखी है? परिभाषा थोड़ी अधूरी सी मालूम पड़ती है। लिखा है वे शब्द जिसमें संधि का कोई भी व्याकरणिक नियम लगता। शायद वो नहीं लगता लिखना चाह रहा होगा, जो जल्दबाजी में छूट गया। मुझे भी यही लगता है। लेकिन जो चीज मेरा ध्यान खींच रही है वो इसके नीचे लिखा गया नियम है। यहाँ लिखा है
रूल ब प्लस ह बदल जाता है भ में, और उदाहरण है जब प्लस ही बन गया जभी। अच्छा। शुरुआत में मुझे लगा कि ये भी कोई जटिल गणितीय सूत्र होगा, लेकिन थोड़ा सोचने पर लगता है कि ये कोई व्याकरण का नियम है ही नहीं। ये तो बस इंसान के मुंह का आलस है। आलस, ये शब्द यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। भाषा विज्ञान में इसे हम इकोनॉमी ऑफ एफर्ट कहते हैं। तो ये ब प्लस ह वाला शॉर्टकट इसी आलस का नतीजा है? बिल्कुल। देखिए, ऊपर हमने विसर्ग के जितने भी नियम देखे वो सब संस्कृत के हजारों साल पुराने नियम है जिन्हें हिंदी ने अपना लिया है। हाँ, तत्सम शब्दों में। लेकिन जब बात रोजमर्रा की बोलचाल की आती है तो हमारी जीभ बहुत आलसी हो जाती है, वो शॉर्टकट खोजना शुरू कर देती है। इसे थोड़ा उदाहरण से समझाइए। जैसे जब शब्द है, इसके अंत में ब है, जिसे बोलते समय मुंह से बहुत कम हवा निकलती है। ये अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है। दूसरी तरफ ही शब्द है, जिसकी शुरुआत ह से होती है। ह पूरी तरह से हवा का एक जोरदार झोंका है। अब अगर कोई तेजी से बोल रहा हो, मैं जब ही वहां पहुंचा, तो जब और ही को अलग अलग बोलने में बहुत मेहनत लगती है। तो मुंह उस हवा के झोंके को सीधे ब के साथ मिला देता है। एकदम से। जब ब की ध्वनि में ह की हवा एक साथ मिल जाती है तो एक नई महाप्राण ध्वनि यानी भ जन्म लेती है। अरे वाह! तो जब प्लस ही बोलने की जो मेहनत थी वो घिसकर आसानी से जब ही बन गई। बिल्कुल। और इसी तरह तब प्लस ही से तभी या सब प्लस ही से सभी बनता है। ये तो बहुत ही मजेदार है। मतलब ये किसी किताब का कड़ा नियम नहीं है, बल्कि लोगों की बातचीत से पैदा हुआ एक प्राकृतिक शॉर्टकट है। हाँ, और इसीलिए नोट्स बनाने वाले विद्यार्थी ने पन्ने के अंत में बहुत समझदारी से एक निष्कर्ष लिखा है। हाँ, लिखा है संधि शब्दों के प्रकार संधि रहित, संधि सहित। इसका मतलब साफ है, संधि सहित वो शब्द हैं जो संस्कृत के पुराने और कड़े नियमों से बंधे हैं, जैसे नमस्ते या मनोयोग। और संधि रहित वो आजाद शब्द हो गए जो किसी नियम को नहीं मानते, बस जीभ की सुविधा के हिसाब से जुड़ जाते हैं, जैसे जभी या तभी। ये पन्ना अपने आप में भाषा के विकास की पूरी एक टाइमलाइन है। ऊपर शास्त्रों और नियमों वाली भाषा है और नीचे वो भाषा है जो सड़कों पर, घरों में और रोजमर्रा की जिंदगी में धड़कती है। क्या बात है! क्या अद्भुत सफर रहा ये डीप डाइव। एक साधारण से हस्तलिखित पन्ने ने विसर्ग के बदलावों से लेकर नमः और ते के टकराव, उड़न र की कहानी, मनोयोग के दिमागी संघर्ष और अंत में जभी जैसे शब्दों के प्राकृतिक आलस का पूरा विज्ञान हमारे सामने खोलकर रख दिया। बिल्कुल। और जब हम ये समझ जाते हैं कि शब्द क्यों और कैसे बदलते हैं, तो व्याकरण कोई उबाऊ विषय नहीं रह जाता, वो एक जीवित प्रक्रिया बन जाता है। एकदम सही कहा आपने। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जी बताइए। जरा सोचिए, रोजमर्रा की बातचीत में, चाहे दफ्तर में हो या दोस्तों के बीच, ऐसे कितने शब्द इस्तेमाल होते हैं जो असल में दो अलग अलग विचारों और ध्वनियों को किसी अदृश्य भाषाई गोंद से चिपकाकर बनाए गए हैं। हवा के कितने झोंके और मुंह के कितने शॉर्टकट्स लगातार काम कर रहे हैं जिन पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब भी किसी को नमस्ते कहा जाए या जब भी बोला जाए, तो उस शब्द को थोड़ा ठहर कर एक नए नजरिए से सुनने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। शायद हर साधारण शब्द के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प सीक्रेट कोड सुनाई देने लगे।